आओ चर्चा करते हैं प्रकाश के नहीं अपवर्तनांक के बीच संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण है तुम्हारी, जो प्रकाश की किरण है वो ये मान लीजिए ए है और ये है ओ, और उसके बाद जो माध्यम है, माध्यम कैसा है, ठीक है, ये है माध्यम 1 और ये वाला है माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2, और प्रकाश की किरण थोड़ा इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है इस प्रकार से, और हमने यहाँ पर लगाया हुआ है एक शीशा। अच्छा, ये करने से पहले एक चीज़ लिखिए, है ना, प्रकाश का हेडिंग डालो, प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत, प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड ही तुम्हारा ये पूरा डेरिवेशन है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इतना तुमने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा ही होगा कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें A+B और ये रिवर्सिबल C+D, इसका मतलब ये है कि कोई भी अभिक्रिया जो है वो इधर अगर हो रही है तो वापस भी हो रही, मतलब दोनों दिशाओं में हो रही है ना। जब अभिक्रिया आपकी दोनों दिशाओं में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। तो प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत क्या बोलता है उसके बारे में हम लिखेंगे, चर्चा करेंगे, लिखेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तनों के कारण अपवर्तनों से होकर, परावर्तनों एवं अपवर्तनों से होकर गुजरे, इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए, तो वह अपने पूर्व पथ को पूर्णतः प्राप्त करती है, जैसे कैसे, जैसे हमने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है तुम्हारी, ये प्रकाश की किरण गई, अब मान लीजिए ये जो है ऐसे होकर जा रही है, इस रास्ते से होकर ऐसे करके हो गई, और जब आपकी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसका कहना ये है कि मान लीजिए कोई भी तुम्हारी प्रकाश की किरण है और उसमें मान लीजिए कुछ भी हो गया, परावर्तन हो गया या क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जैसे मान लीजिए किरण ए से चली, ओ से होती हुई कहाँ पर पहुँच गई, बी पे। अब अगर इसको विपरीत चलाया जाए, विपरीत का मतलब अब प्रकाश की किरण को कहाँ से चलाया जाए, बी से,
तो ये तुम्हारी प्रकाश की किरण बी से जब जाएगी ना दोबारा उसी रास्ते से, तो उत्क्रमणीयता सिद्धांत ये बोलता है कि ये उसी रास्ते से होकर जाएगी जिस रास्ते से आई थी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, मतलब ये है कि जिस रास्ते से ये गई थी ये दोबारा उसी रास्ते से पूर्णतः कतई भी इधर उधर नहीं होगी। ये कौन बोलता है? प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इतना लिख लिया आपने ऐसे करके, वो वहीं छोड़ दीजिए। अब दोबारा से इसी पर आ जाते हैं जहाँ हमारा हेडिंग पड़ी थी। यहाँ पर क्या है, ये है आपका कोई प्रकाश की किरण है जो कि कहाँ से, ए से होती हुई, ओ से होती हुई कहाँ जा रही है? बी बिंदु पर। ठीक है, माध्यम यहाँ पर ऊपर वाले में कैसा है? माध्यम एक है और नीचे वाले में माध्यम दूसरा है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, लेकिन इसके हरकत से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरण को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ अविलंब से दूर और हट गई। इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ऊपर सघन माध्यम होगा और नीचे क्या होगा? विरल, क्योंकि विरल में ही तो प्रकाश की किरण दूर हटेगी। अगर सघन होता तो प्रकाश की किरण कैसी होती? पास। दूर हट गई है, इसका मतलब नीचे वाला माध्यम कैसा है? विरल, और ऊपर वाला माध्यम कैसा है? सघन। ठीक है, इतनी बात आप समझते नहीं समझते, है ना? यानी प्रकाश की किरण ए से ऐसे करके दोबारा से आ रही है। अच्छा, हमने यहाँ पर लगाया हुआ है एक दर्पण, और दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है? परावर्तित। और जब ये परावर्तित करेगा, प्रकाश की किरण आई और टकराकर इसी रास्ते से कैसी चलेगी? वापस। और जब वापस जाएगी तो पुनः ये तुम्हारा पूरा का पूरा वही पथ प्राप्त करेगी जो पहले कर रही थी। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, इसका यूज करेंगे मतलब यहाँ डेरिवेशन में। तो पहले चित्र बनाइए सभी लोग। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, ये कोण है आपका आई, और ये वाला जो कोण है ना, कहाँ से? ये वाला कोण है आर। अच्छा, कोण आई क्या है? आपतन कोण। और कोण आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई होती तो वो क्या हो गया? लिखो, माना कोई प्रकाश की किरण, लिखो, माना कोई प्रकाश की किरण, माना कोई प्रकाश की किरण एओ मार्ग से होती हुई, माना कोई प्रकाश की किरण एओ मार्ग से होती हुई, एओ मार्ग से होती हुई स्मॉल आई आपतन कोण पर, स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित होती है। स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित होती है। स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित होती है तथा 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 ओबी मार्ग से होती हुई, ओबी मार्ग से होती हुई स्मॉल आर अपवर्तन कोण से, स्मॉल आर अपवर्तन कोण से अपवर्तित हो जाती है। स्मॉल आर अपवर्तन कोण से अपवर्तित हो जाती है। तब स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। अच्छा, स्नेल का नियम क्या बोलता है तुमसे? है साइन, वो बोलता है कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? वो एक नियतांक। अच्छा, यहाँ पर नियतांक जो है तुम्हारा, वो नियतांक है n, और जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अच्छा, ये जो अपवर्तनांक है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए ये n है, अब ये n एक्चुअल में यहाँ पर जो स्नेल, चूंकि हाई स्कूल में तो सिर्फ इतना पढ़ाया है कि हाँ सर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? सर एक नियतांक होता है, और जो वो नियतांक होता है उसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप इंटर में इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाता है 1/n2।
मतलब ये है कि जब आपकी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, समझ में आया? तो वो अपवर्तनांक ज्यादा मैटर करता है वहां पर। सर ये बात अभी हजम ना हुई। जैसे हम आपके पास मान लीजिए एक ऊपर जो है माध्यम दूसरा है, जिस ये माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है, दो, और कोई भी प्रकाश की किरण है वो हमारी एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में आ रही है, ये अभिलंब है। तो जब आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस समय मतलब माध्यम के चेंज होने की वजह से किस पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारी किरण पर। तो किरण को कैसे जाना चाहिए था, उसके पथ पर उसकी किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम के चेंज होने की वजह से, अपवर्तन की घटना होने की वजह से वो प्रकाश की किरण जो तुम्हारी जैसी उधर जा रही थी वैसी ना जाके वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाती नहीं, झुक जाती है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जो अपवर्तनांक है वो है 1/n2। इसका मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे, तब ये है तुम्हारा n। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ऊपर मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, वायु। जब वायु आती है तो वायु को इंग्लिश में एयर बोलते हैं, इसलिए इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से। अगर कांच होती है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कांच है तो उसको जी से, और अगर मान लीजिए जल है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हो, डब्ल्यू से। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं, यही फार्मूला मैं ऐसे बोलूं AN और फिर क्या बोलूं, W, ठीक है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये कैसे समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं बिल्कुल क्लियर साफ भाषा में, आज के बाद ये तुम्हारा कंफ्यूजन दूर। कैसे, देखो है ना, ये क्या हो जाएगा, A फॉर मतलब क्या है, एयर, एंड W फॉर क्या है तुम्हारा, जल, वाटर है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे सर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जो आगे होगा वो सापेक्ष में रहेगा और जो पीछे है उसका अपवर्तनांक है। वो घुमा के भी भाषा बोल सकता है, वो ऐसे भी बोल सकता है, किसके, जल के सापेक्ष वायु, सॉरी ऐसे बोल सकता है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। बात एक ही है। चाहे इसको पढ़ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वायु के सापेक्ष, क्या क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। या अपनी साधारण भाषा में इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, किसका, जल का अपवर्तनांक। मान लो ये वाला सेंटेंस पहले पढ़ लो और ये वाले को कैसे लिखाओ बाद में, ठीक है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। इस भाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया L(N)G। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हम देखिए वायु यूज करेंगे, कांच यूज करेंगे और जल यूज करेंगे, उसके साथ में एक हम द्रव और यूज करेंगे, और वो द्रव तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और लिक्विड है तो इसका L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L। यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या लिखा हुआ है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं G(NL), तो अब क्या पढ़ोगे, अब आप इसको पढ़ोगे कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। मतलब इतनी बातें आपको समझ में आती हैं, ये क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। आगे अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमने आपसे ये कह दिया है कि अगर मान लो तुम्हें जैसे L(Ng) है, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं W(Na). इसका मतलब क्या है, बोलो भाई क्या है, आप बोलोगे सर वायु, सॉरी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब ये जो भी जैसे इसमें सवाल में है कि W(Ng) ऐसे करके, ठीक है, ये n थोड़ा ऊपर रहता है और ये W और G कैसे रहते हैं, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, है ना। तो W(Ng) इसको क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दोनों के अलग अलग अपवर्तनांक हैं, जैसे कांच का मेरे पास अलग अपवर्तनांक है और जल का मेरे पास अलग अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में। तब हम क्या करेंगे, तब फार्मूला तुम्हारा बनता है, इसको जो चीज बाद में लिखी है ना उसको ऊपर लिखो, मतलब A(N) क्या लिखो, G, और जो नीचे इसको कैसे लिखो, बाद में, ऐसे करके। तो ये फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा W(Ng) बराबर मतलब A(Ng) बटे A(N)W।
मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि ये क्या है, ये लिखा हुआ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना। ये हमने कहा तुमसे ये एक फेमस तुम्हारा फार्मूला बनेगा, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है ये कि इस पे बोर्ड में सवाल आने ही आना है, कंफर्म है, इस पर एक सवाल तुम्हारा मिलेगा तुमको, मतलब ठीक है। अच्छा ऐसे भी हम बना सकते हैं, कैसे, जैसे अभी हमने लिखा था L ऑफ Ng, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बाद में है उसको ऊपर, ये बाद में है ना जी, इसको कहाँ लिखो, ऊपर, मतलब A ऑफ Ng, और इसको क्या लिखेंगे, A ऑफ NL। बोलिए बन सकता है नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। और आ जाओ, और जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि G ऑफ NW है, ठीक है, G ऑफ NW मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसको अगर देखा जाए तो फिर से जो चीज बाद में दे रखी है उसको कहाँ रखोगे, ऊपर, मतलब A ऑफ NW बटे A ऑफ NG, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा बन जाते हैं 4 फार्मूले, 1, 2 और 3 फार्मूले। रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझिए, करिए, देखिए ये G है तुम्हारा, तो ये G वाला पार्ट कहाँ रहेगा, ऊपर, और W वाला कहाँ रहेगा, नीचे। अगर सीधा सीधा तुमसे दिया जाता है, जैसे तुमसे अगर कह दिया जाए, तुम्हें पता होगा या नहीं पता, हमें पता होता है कि वायु का जो अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो ये जो है ना भाई, वायु का अपवर्तनांक तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात छुपी हुई है। सर क्या बात छुपी हुई है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्या लिखा हुआ है, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के। यानी एक्चुअल में ये चीज लिखी हुई है क्या हमारे पास, ये लिखी हुई है A ऑफ NW, और ये क्या लिखा हुआ है, A ऑफ NG। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ऐसे ही इनके नहीं दे रखे हैं। ये किससे कंपेयरिंग है तुम्हारी, वायु से, क्योंकि अभी यहाँ पर चारों तरफ हमारे यहाँ क्या उपस्थित है, वायु। और अगर मान लीजिए हम माध्यम चेंज कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, वायु के सापेक्ष। यही तो पता चलेगा कि वायु के सापेक्ष कैसा है, घना है कि बहरा है। नहीं, बहरा तो होगा नहीं, क्या होगा, घना ही होगा। तो जब घना होगा तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा अपवर्तनांक आ जाएगा। इतनी बात आप समझते कि नहीं समझते, ठीक है। मतलब अब इससे डर खत्म हो गया होगा, पहले देख रहे होगे कि ये क्या चीज होती है, कुछ नहीं होता है। जो सिंबल हमने आपको बताया और जो आगे लिखे हुए हैं वो क्या होते हैं, सापेक्ष, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका क्या होता है, मतलब उसी का अपवर्तनांक एक्चुअल में पूछा होता है। एक फार्मूला और आता है कि जैसे मान लीजिए A ऑफ Ng है, क्या है, A ऑफ Ng है, और अगर मान लीजिए अब उल्टा हो जाए, अभी प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, वायु से कांच में, कहाँ जा रही है, वायु से कांच में। अगर मान लो उल्टा होने लग जाए, प्रकाश की किरण कांच से काहे में आने लग जाए, वायु में, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा पहुंच जाएगा बटे में, G ऑफ Na हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर वही प्रकाश की किरण तुम्हारी उस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आने लग जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि जो अपवर्तनांक है वो पलट जाता है। ये अभी अंश में था, ये कहाँ पहुंच गया, तुम्हारा हर में। और इसी के लिए डेरिवेशन हम ये करेंगे। ये कैसे आता है इसकी चर्चा हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। तो पहले आप क्या करिए, ये चीज छापिए, इधर वाली साइड में कहीं छाप लीजिए, ये वाली, नहीं तो वहीं से छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लो, वहीं से छाप लो। इंपॉर्टेंट है, इस सब पे न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारा, पहले दूसरे तीसरे पे सब पे न्यूमेरिकल आते हैं। नहीं, प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का नियम नहीं बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उस दूसरे नियम को हम अब स्नेल का नियम बोलते हैं। समझ में आया भाई। प्रकाश का अपवर्तन तो ये है कि प्रकाश जब आपका एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, और प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन।
और उसके दो नियम हैं, एक है आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा ये है कि जो ये कोण बन रहा है ना, ये आई, इसकी ज्या तुम्हारी क्या है, साइन आई, और जो ये बाद में जो कोण बन रहा है अपवर्तन कोण जो है आर, इसकी ज्या, इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात कैसा रहता है, नियतांक। ये स्नेल ने बताया था, समझ में आया, यही स्नेल का नियम है। ओके, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से अगर हम देखें तो आपतन कोण हमारा कितना है, साइन आई है, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, और प्रकाश की किरण आपकी एक माध्यम से इधर जा रही है दूसरे माध्यम में, तो 1/n2, 1/n2 क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसको हमने कर दिया समीकरण 1। अच्छा ये ओके, अब क्या है, अब प्रकाश की किरण, स्नेल के नियम से ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा। अब जब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है तो प्रकाश की किरण वापस जाएगी कहाँ, BO के रास्ते। प्रकाश की किरण BO मार्ग से परावर्तित होती है, BO मार्ग से परावर्तित होती है। तब पुनः स्नेल के नियम से, है ना, अब हम दोबारा से स्नेल का नियम लगा रहे हैं, स्नेल, या हटाओ इसको यहाँ से लिखो, है ना, तब पुनः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। और स्नेल का नियम तुम्हारा वापस से, अभी प्रकाश की किरण जब ऐसे जा रही थी, अब उल्टी जा रही है, तो ये अब आपतित किरण की तरह बिहेव करेगी, और जब आपतित किरण की तरह बिहेव करेगी तो ये तुम्हारा ज्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, साइन आर बटे, जब चली गई तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई। और अब प्रकाश की किरण तुम्हारी दूसरे माध्यम से किसमें गई है, पहले माध्यम में, तो 2 ऑफ क्या हो जाएगा, n1, ठीक है। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/n2, ऐसे ही साइन आर बटे साइन आई बराबर 2/n1। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दीजिए आप, गुणा, क्या कर दीजिए, गुणा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/n2, है ना। अच्छा गुणा तो करिए पहले, गुणा, ये वाला गुणा करिए, साइन आर बटे साइन आई बराबर, ये वाला चीज़ लिखिए, 1/n2 गुणा 2/n1। तो आप देखेंगे साइन आई से साइन आई कैंसिल और साइन आर से साइन आर कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 1, और इधर क्या हो गया, 1/n2 इंटू 2/n1। अब इसमें से एक को इधर ले आइए, तो गुणा में है वो कैसा आ जाएगा, नीचे, यानी 1/n2 बराबर आपके पास हो जाएगा 2/n1। बताइए, ठीक है, 1/n2 इज इक्वल टू 1/2/n1, ठीक है। ये देखो सिद्ध हो गया। मैंने वही तो बताया था कि अगर मान लीजिए आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे, उल्टे चलने लगे, तो आप में संबंध क्या हो जाएगा आपका, जो अगर आप मान लो माध्यम से चेंज हो रहे हैं, आप दूसरे से पहले में आ रहे हैं, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, हर में पहुँच जाएंगे, है ना। यहीं पर अगर मान लीजिए हम कह दें तुमसे, यदि पहला माध्यम वायु हो, पहला माध्यम क्या हो, वायु,
नहीं, पहला माध्यम कांच, पहला माध्यम कांच तथा दूसरा माध्यम जल हो, जल ले लो, दूसरा माध्यम जल हो, तब क्या हो जाएगा भाई? पहला माध्यम आपने क्या लिया? कांच, और दूसरा माध्यम क्या लिया आपने? जल। तो कांच के लिए क्या होता है? कांच के लिए क्या होता है? G, और जल के लिए क्या होता है तुम्हारा? W। तो आप करोगे G ऑफ NW बराबर 1/W ऑफ NG। समझ में आया? ये तुम्हारा बन गया फार्मूला। बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। चलिए ठीक है, छापिए जल्दी फटाक से।